Hello students, today we will start Maxwell's equation, which is a part of chapter number 17, electromagnetic waves and communication system। हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 17 को। 4 मार्क्स का ये चैप्टर है। तो इसके अंदर सबसे पहला जो टॉपिक है वो अपना मैक्सवेल इक्वेशन। इस चैप्टर में बहुत कम पार्ट ही हटाया गया है सिलेबस से। तो देखते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो भी फिनोमिना है, हमने जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म से रिलेटेड जो भी हमने स्टडी किया है उसको कंबाइंड फॉर्म में मैक्सवेल ने इक्वेशंस में बताया। इक्वेशंस में उन्होंने मैक्सवेल ने बताया। हम उन्हीं इक्वेशन की बात आज के टॉपिक में करने वाले हैं। 3 इक्वेशंस आज अपने करेंगे। 4 इक्वेशन मैक्सवेल ने दी हैं, उनमें से 3 हम लोग करेंगे एक बार, और फिर साथ में डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में पढ़ेंगे। डिस्प्लेसमेंट करंट टॉपिक वैसे तो सिलेबस से हटा दिया गया है, उसकी थ्योरी आपको नहीं पढ़नी, लेकिन मैक्सवेल की 4th इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट करंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए हम डिस्प्लेसमेंट करंट को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले मैक्सवेल इक्वेशंस क्या हैं। मैक्सवेल इक्वेशन मैक्सवेल ने किसके लिए दी हैं, पहले आपको ये बता दूं। इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट्स और मैग्नेटिज्म के कॉन्सेप्ट्स को एक साथ किया है यहाँ पे। ठीक है, जो हमने पूरी बुक में अब तक पढ़ा है वही चीजें कंबाइन की गई हैं इसमें। देखिए कैसे। सबसे पहले मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन जो आती है उसमें इन्होंने बताया कि E डॉट डी एस इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमने पढ़ा हुआ है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है इट इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। फर्स्ट इक्वेशन में इन्होंने जो बताया है वो फर्स्ट फंडामेंटल है अपना, जो कि हमने गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू सिग्मा क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने के लिए, इसीलिए इन्होंने इसको फर्स्ट इक्वेशन के तौर पे दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैसे फाइंड कर सकते हैं वो इन्होंने अपनी फर्स्ट इक्वेशन कहा। कोई नया काम इसमें नहीं है। ठीक है, सेकंड इक्वेशन देखिए, सीक्वेंस भी याद रखना जरूरी है कि सीक्वेंस में उन्होंने बातों को बताया। तो सेकंड के अंदर उन्होंने बताया कि B डॉट डी एस is equal to 0. This is known as Gauss law in magnetism। ये किस में आया? गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म में आया कि साहब B डॉट डी एस इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स को एक क्लोज लूप के लिए बताया गया था कि उसकी वैल्यू कितनी होती है? 0, क्योंकि आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल की एग्जिस्टेंस नहीं होती, इसलिए B डॉट डी एस जो है वो कितना होता है? 0 होता है। ये हमने पढ़ा। थर्ड इक्वेशन जो है वो देखिए कैसे होगी। हमने देखा कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है उसकी वैल्यू होती है डी फाई बी अपॉन डी टी। फेराडेज लॉ से हमने ये देखा था
कि ईएमएफ की वैल्यू क्या होती है, डी फाई बी अपॉन डी टी। यानी जब भी फ्लक्स चेंज होगा किसी कॉइल से पास होने वाला फ्लक्स जब भी चेंज होगा तो वहां पे इलेक्ट्रिक करंट या ईएमएफ जो है वो जनरेट होगी और उसकी वैल्यू होगी डी फाई बी अपॉन डी टी। दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाई डी टी। तो इसमें तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है कितना चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग ईएमएफ की वैल्यू है। थर्ड इक्वेशन है ये। लेकिन इसमें इस साइड को कुछ और तरीके से लिखा हुआ है। कैसे लिखा हुआ है, इस ईएमएफ की वैल्यू क्या होती है, वोल्टेज। ईएमएफ क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस ही तो होता है एक तरह का। ईएमएफ क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस ही तो होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में हम इसको लिख सकते हैं ई डॉट डीएल। लिख सकते हैं ना बच्चों, क्या लिख सकते हैं वैल्यू को, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को ई डॉट डीएल लिख सकते हैं। ये हमने थर्ड चैप्टर में स्टडी किया था कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट डीएल। समझ में आया। जो तीनों इक्वेशन है उसमें थर्ड इक्वेशन ये नहीं लिखनी, इसकी जगह पे थर्ड इक्वेशन जो है वो क्या दी इन्होंने कि E डॉट डीएल दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि ईएमएफ क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होती है, E डॉट डीएल इज इक्वल टू डी फाई बी अपॉन डी टी। दैट इज द थर्ड इक्वेशन। तो इसको मैं मिटा देता हूं। थर्ड इक्वेशन फैराडेज लॉ ही है, बस इसमें E को लिख दिया गया है E डॉट डीएल, क्योंकि रिलेशंस जो हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में दिए गए हैं एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये थर्ड वाली बड़ी इंपॉर्टेंट है। थर्ड वाली बड़ी इंपॉर्टेंट है। थर्ड वाली इंपॉर्टेंट कैसे है, क्योंकि थर्ड इक्वेशन बेस है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, जो इस चैप्टर में हमको स्टडी करना है उसका ये एक बेस है, आधारभूत स्तंभ है। क्योंकि आप देखिए कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है फाई बी इक्वल टू बी डॉट ए। हमने पढ़ा हुआ है फाई बी इक्वल टू किसके होता है, बी डॉट ए के इक्वल होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, एरिया अगर कांस्टेंट भी है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी। दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट विच इज द रिजल्ट ऑफ दिस एक्सप्रेशन, कि अगर फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ बनती है। ईएमएफ क्या होता है, ई डॉट डीएल होता है। तो ई डॉट डीएल अगर हो रहा है दैट मीन्स वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। दैट मीन्स अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ बनेगी, ईएमएफ बनेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो इसका रिजल्ट मैं यहां पे लिखता हूं और वो रिजल्ट है वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड, वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस वेराइंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। जो थर्ड इक्वेशन हमने बनाई है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और वो इक्वेशन क्या है कि वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस वेराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। वेराइंग जो अपनी मैग्नेटिक फील्ड है वो वेराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है, क्योंकि यहां पे जब आपका बी चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा,
फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस होगी, और फ्लक्स अगर रेगुलर चेंज हो रहा है तो ईएमएफ भी चेंज होगी। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी होगी, वेराइंग होगी। उन्होंने फेराडे एक्सपेरिमेंट किया था, तो क्या ईएमएफ सेम थी हर बार? नहीं, ईएमएफ भी क्या करती है, वेरी करती है। इट डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ मैग्नेट। तो ईएमएफ वेरी करती है, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या करती है, उस वायर में वेरी करती है। तो यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस वेराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, दिस इज द इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ थर्ड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन सिंपल गॉस लॉ है, सेकंड इक्वेशन मैग्नेटिज्म में गॉस लॉ है, और थर्ड इक्वेशन फेराडेज लॉ है। ओके, थर्ड इक्वेशन जो है वो क्या है, फेराडेज लॉ है। अब देखिए, फोर्थ इक्वेशन को पढ़ने से पहले मैंने आपको कहा था कि हम आज क्या करेंगे, 3 इक्वेशंस करेंगे और फिर पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट को आपको लर्न नहीं करना, लेकिन फोर्थ इक्वेशन में यूज होगा, इसलिए हमको स्टडी तो करना ही पड़ेगा, याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टॉपिक में से हटा दिया गया है जो भी टॉपिक अपने को करने। तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, देखिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि एक कैपेसिटर है अपना, इसको अपन ने किसी सोर्स से जोड़ा, सेल से जोड़ा, और ये की लगाई गई, ये की के लगाई गई। ठीक है, ये की लगाई गई, इसको सेल से जोड़ दिया, ये कैपेसिटर है। अब यहां पे दोनों प्लेट के बीच में मैग्नेटिक नीडल को रखा गया, यानी कंपास को रखा गया, दोनों के बीच में कंपास को रखा गया। ओके, तो स्टूडेंट्स जैसे ही की को प्रेस किया यहां पे, तो यहां पे चार्जिंग शुरू होगी, चार्जिंग शुरू होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, चेंज होगी। हम लोग जानते हैं कि कैपेसिटर की प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यह देखा गया कि भाई यहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, यानी इस जो अपनी ये मैग्नेटिक नीडल है, इस नीडल में डिफ्लेक्शन आ रहा है। जो ये मैग्नेटिक नीडल है, इस नीडल में डिफ्लेक्शन आ रहा है। तो ये तो बड़ी समस्या हुई कि भाई यहां पे कोई करंट तो है नहीं, इस जगह पे इससे इधर कोई करंट नहीं पास हो रहा। देखो चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे नेगेटिव आ जाएगा, इसके गैप में से कोई करंट पास नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद भी यहां पे क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन आ रहा है। तो बिना करंट के डिफ्लेक्शन कैसे आ रहा है? ठीक है, बिना करंट के डिफ्लेक्शन कैसे आ रहा है? तो फिर यहां पे थ्योरी दी मैक्सवेल ने कि ये जो करंट है जो यहां पे आ रहा है, जिस वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेराइंग। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है, वेरी कर रही है। फिर से देखिए, कंपास नीडल रखी, इधर से की को प्रेस किया, चार्जिंग होनी शुरू हुई, तो यहां पे फील्ड क्या करेगी, वेरी करेगी, क्योंकि चार्ज डेंसिटी चेंज हो रही है और उसकी वजह से इसके अंदर डिफ्लेक्शन आया। इसलिए बोला गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरी होने से यहां पे एक टाइप का करंट प्रोड्यूस होता है। हालांकि होता नहीं है, प्रैक्टिकली वहां पे कोई करंट नहीं है, बट मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है, बन रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर बन रही है तो दैट मीन्स उसके लिए क्या रिक्वायर है, करंट। तो फिर अब कौन सा करंट बोले इसको, तो उस करंट को बोला गया डिस्प्लेसमेंट करंट, विच इज प्रोड्यूस्ड, डिस्प्लेसमेंट करंट इज प्रोड्यूस्ड between plates of कैपेसिटर। मैं पूरा लिख देता हूं इसको ध्यान से।
ड्यू टू वेराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, due to varying electric field between plates of capacitor, magnetic field is produced. Source of this magnetic field is called displacement करंट। ये बात होगी जी। यहां पे वेरी करेगी फील्ड, वेरी करने के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगी उसका जो सोर्स है उसको क्या बोला गया? डिस्प्लेसमेंट करंट बोला गया। वास्तव में डिस्प्लेसमेंट करंट में किसी भी तरह से इलेक्ट्रिक चार्ज का कंडक्शन नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज का जो कंडक्शन है वो इसमें नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी करंट क्यों बोला गया? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का जो सोर्स होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो अगर वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है तभी ये करंट प्रोड्यूस होगा, ये ध्यान रखना। अगर आपका कैपेसिटर पूरा चार्ज हो गया तो डिफ्लेक्शन आना भी क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। डिफ्लेक्शन आना भी क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। किस में डिफ्लेक्शन आना बंद हो जाएगा? कंपास नीडल में। ओके स्टूडेंट्स, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होना बंद हो गया तो कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन आना भी बंद हो जाएगा। ओके, तो ये जो करंट है जिसको अज्यूम किया गया है करंट पास होने को, इस करंट को क्या कहा गया है? डिस्प्लेसमेंट करंट। यानी ये कंडक्शन करंट की तरह नहीं है जिसमें चार्ज मूव करेगा, ये सिर्फ इसलिए अज्यूम किया गया है क्योंकि कैपेसिटर की प्लेट के बीच में मैग्नेटिक फील्ड बन रही थी और इसकी वैल्यू जो है वो बताई गई, ध्यान से देखिए, ID फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट, और इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है एप्सिलॉन नॉट d phi e upon dt, that means rate of change of electric flux, rate of change of electric flux is equal to डिस्प्लेसमेंट करंट। देखिए एप्सिलॉन नॉट d phi e upon dt। ओके, d phi e upon dt। तो अगर अब मैं एम्पियर लॉ लिखूं, ध्यान से देखिए, अगर मैं अब एम्पियर लॉ लिखूं तो एम्पियर लॉ क्या होता है? B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स सिग्मा आई। ठीक है, और एम्पियर लॉ से मैं यहां पर अगर मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करूं तो उसकी वैल्यू आएगी म्यू नॉट इंटू आई। सब कुछ सही है, लूप अगर मैं ये लूप लूं तो सब सही है, लेकिन अगर मैं यहां पे लूप लूं एक, तो यहां पे क्या कोई करंट पास हो रहा है? नहीं हो रहा। तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होनी चाहिए? यहां पे 0। बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकली यहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड है, करंट पास नहीं हो रहा तो मैग्नेटिक फील्ड है। तो फिर B डॉट डी एल प्रैक्टिकली तो इस कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में 0 नहीं है, बट थ्योरेटिकली B डॉट डी एल क्या होना चाहिए? 0। तो इसलिए मैक्सवेल ने यह बताया कि एम्पियर का ये जो लॉ था म्यू नॉट इंटू सिग्मा आई वाला, ये पूरा नहीं है, ये लॉ कंप्लीट नहीं है। इसलिए उन्होंने क्या रूल दिया? उन्होंने रूल दिया, किसने? मैक्सवेल ने रूल दिया कि एक्चुअल रूल क्या है कि B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई आई सी प्लस आई डी। कि इस केस में जो हमने ले रहे हैं इसमें आएगा B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा आई सी यानी कंडक्शन करंट प्लस आई डी यानी डिस्प्लेसमेंट करंट।
अगर कहीं पे डिस्प्लेसमेंट करंट है तो B डॉट DL उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे, अगर कंडक्शन करंट है तो उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे लूप में। फिर से सुनिए, अगर अपने यहां पे एक लूप लें, यहां पे दूसरा लूप लें, तो यहां पे तो B डॉट DL म्यू नॉट इंटू आई आ जाएगा, लेकिन यहां पे B डॉट DL आएगा 0। बट एक्चुअल में तो यहां पे B डॉट DL 0 नहीं है प्रैक्टिकल तौर पे देखें तो, क्योंकि यहां पे डिफ्लेक्शन आ रहा है उसमें। तो इस कंट्रोवर्सी को सही करने के लिए, इस जो भी ये अपना एक तरह की प्रॉब्लम जो है इसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने क्या बताया कि एम्पियर लॉ के अकॉर्डिंग B डॉट DL विल बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू सिग्मा IC प्लस ID, म्यू नॉट इंटू सिग्मा IC प्लस ID, यानी आपका ये जो लॉ है ये कहलाएगा मैक्सवेल एम्पियर लॉ। ये क्या कहलाएगा? मैक्सवेल एम्पियर लॉ, अकॉर्डिंग टू विच लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड over a closed loop is equal to mu naught times sum of conduction current and displacement current। कंडक्शन करंट मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट करंट मतलब ऐसा करंट जो वेराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बन रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये अपना पूरा जो है फैक्टर है। फोर्थ इक्वेशन इसी को कहा जाता है, दिस इज द फोर्थ इक्वेशन। साथ साथ ही ये भी हो जाती है, फोर्थ इक्वेशन इज एम्पियर्स लॉ। मैक्सवेल एम्पियर लॉ इज नोन एज फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन मैक्सवेल इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, और ये कौन सी है? फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, इसके अंदर किसको मॉडिफाई किया गया? एम्पियर्स लॉ को मॉडिफाई किया गया। कैसे मॉडिफाई किया गया कि B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू सिग्मा IC प्लस। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है? जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करती है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन की वजह से जो करंट एज्यूम किया जाता है, पास होता हुआ करंट एज्यूम किया जाता है, उस करंट को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। ये जरूरी नहीं है कि ये डिस्प्लेसमेंट करंट कैपेसिटर की प्लेट के बीच में ही हो, ये हम जहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है वहां पे क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट करंट होगा। ठीक है, तो इसका कंक्लूजन जो है फोर्थ इक्वेशन का वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी आपको सिर्फ फोर्थ इक्वेशन मैंने समझाई है। तो टेस्ट बहुत से बच्चों ने नहीं दिया, केवल 2 बच्चों ने टेस्ट दिया है। प्लीज स्टडी करें, पढ़ाई करते रहें, एग्जाम आपके होंगे। बार बार बोर्ड ये कह रहा है क्लास नहीं लगेंगी ऑफलाइन, लेकिन एग्जाम जरूर होंगे। ठीक है, थैंक यू।